दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगा वीराने के भूत प्रेत। दोस्तों, मेरा नाम श्याम सुंदर। ये भूता घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मेरे गांव में स्थित कंपनी बंद हो गई और मुझे दूसरे गांव में नौकरी के लिए जाना पड़ा। उस नई कंपनी ने मुझे जाने के लिए एक छोटी सी वीरान घाटी को पैदल ही पार करना पड़ता था। घाटी से बहुत कम लोग आते जाते थे। मैंने घाटी के बारे में भूत प्रेत की अफवाहें भी सुनी थी, पर मैंने कभी कुछ देखा नहीं। घाटी की दहशत इतनी थी कि रात को घने कोहरे की वजह से उसके नज़दीक भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन नई नौकरी पर जब मुझे नाइट शिफ्ट मिली, मैंने जाकर अपनी पत्नी मीरा को बताया, अब से मुझे नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। उसने कहा कि परेशान मत होना श्याम सुंदर, ये दिन भी बीत जाएंगे। आप मेरा ये सोने के झुमके गिरवी रखकर एक पुरानी बाइक खरीद लीजिए। मेरी ज़िंदगी में मुझे पत्नी अच्छी मिली, यही पर मेरी खुशी नसीबी थी। सुबह उसका मुखड़ा देखता हूँ तो मुझे पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत आ जाती है। उसी दोपहर को मैंने हार गिरवी रख के एक दोस्त की पुरानी बाइक खरीद ली। रात को मैं ठीक समय पर घर से निकला। जब मैं घाटी में प्रवेश किया तब वहाँ मुझे एक परिंदा तक नहीं दिखा, और जब मैं घाटी के बीचों बीच पहुँचा तब अचानक मेरे आसपास ठंड पड़ने लगी और कहीं से घना कोहरा जमा होने लगा। जब मैं कोहरे से बाहर निकला तब मुझे बाइक कुछ वजनदार लग रही थी, पर इस बात पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बिना रुके पीछे मुड़े काम पर पहुंच गया। रास्ते में कुछ इक्का दुक्का आवाज़ें आई थी, पर मैंने गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रोकी। दूसरे दिन मुझे घाटी से आता जाता देखकर मेरे दोस्त विकास और वीरू में भी हिम्मत आ गई। फिर उसी कंपनी में वे दोनों भी नौकरी पर लग गए और संयोगवश उन्हें भी मेरे साथ नाइट शिफ्ट मिली। कंपनी में उन दोनों का पहला दिन था। हम तीनों को रात को एक साथ घाटी में काम पर जाने वाले थे, पर विकास और मैं आगे निकल आए क्योंकि वीरू की गाड़ी में कुछ खराबी की वजह से थोड़ा देर से आने वाला था। उस रात मुसीबत की शुरुआत हुई जब घाटी के बीचों बीच विकास की बाइक बंद पड़ गई, इसलिए मैं घाटी में रुकना पड़ा। घाटी इतनी शांत थी कि जरा सी आहट से आत्मा कांप जाती थी। विकास बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक एक आदमी की चीख सन्नाटे को चीरते हुए हमारे कानों से आगे टकराई। वह सुनकर हम सिर उठे। तभी अचानक से घाटी में घने कोहरे ने आकर हमें घेर लिया। मैंने विकास से कहा, भाई तू गाड़ी यही रख, बाद में दिन में आके ले जाएंगे। अभी यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं लग रहा। फिर हम दोनों मेरी बाइक पर निकले। दोनों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, क्योंकि बस एक ही बात दोनों के दिमाग में थी कि जल्द से जल्द इस घाटी को पार करना है। तभी अचानक पीछे से हॉर्न बजाते हुए वीरू ने हमें ओवरटेक कर लिया। बाइक पर उसके साथ एक और आदमी भी था। मैंने वीरू से पूछा, आज तुमने अपने साथ कौन से चाचा को लाया? हमसे भी तो पहचान करवा। वो बोला, कौन से चाचा, मैं तो अकेला ही तो आया हूँ। मैंने कहा, फिर तेरे पीछे बाइक पर कौन बैठा है? वीरू बोला, सुंदर भाई, तू क्या मेरी फिरकी ले रहा है? उसने बाइक के हैंडल से एक हाथ हटा के पीछे घुमा के दिखाया और हमारे सामने उसका हाथ उस आदमी के शरीर से आर पार चला गया। फिर पीछे बैठा वह आदमी हमारी तरफ देख के मुस्कुराने लगा। वह भूतिया नज़ारा देखकर विकास और मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे, आवाज़ जैसे गले में अटक गई थी। मैंने गाड़ी उसके आगे भगानी चाहिए, पर गाड़ी ना ही आगे जा रही थी ना ही उसमें ब्रेक लग रहा था। उस वक्त मुझे लग रहा था कि बाइक का हैंडल मेरे हाथ में, पर चलाने वाला कोई और ही है। हम वीरू की तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे। विकास ने मुझे कस के पकड़ रखा था। दोनों कांप रहे थे। वीरू हमारी बाइक के बराबर बाइक चलाने लगा और हमारी नज़र ना चाहते भी उस भूत पर पड़ रही थी। वह अभी भी हमारी तरफ ही देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी, अब तक हमारी फटके हाथ में आ चुकी थी। आगे घना कोहरा फैला हुआ था। वीरू को अचानक कुछ हुआ। वह स्पीड से कोहरे में घुस गया और बाद में हम भी घुस गए। कोहरा जब खत्म हुआ तब वीरू की बाइक हमारे आगे ही थी, पर उसके पीछे से सीट पर वह भूत नहीं था। हमें जरा सी राहत मिली। घाटी अब खत्म होने ही वाली थी। जब हमारी बाइक वीरू के नज़दीक पहुंची तब हम उसे सब कुछ बताने वाले थी, पर हमसे पहले वीरू बोला, अब तुम सच में बता सुंदर भाई, कोहरे में ये कौन से चाचा को उठा लाए? ट्रिपल सीट बाइक नहीं चलानी चाहिए, मालूम होना चाहिए।
उसके मुंह से बात सुन के विकास ने बाइक के सीट मेली कर दी। उस वक्त तो अधमरा हो गया और बाइक से नियंत्रण खो दिया। मेरी बाइक जाकर रोड साइड वाले दलदल में घुस गई। वीरू ने मैं नज़दीक कंपनी को हॉस्पिटल में पहुंचाया। हम दोस्तों को चोट लग गई थी, लेकिन हाथ पैर सिर सलामत थे। बाइक दलदल में घुसने की वजह से हम बच गए, पर वीरू हैरत में ज़रूर था कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। शापित प्रेत आत्मा। अमन एक सपना लेकर मुंबई आया था। जब वह 24 वर्ष का था, उसे मूवी डायरेक्टर बनना था। उसने विदेशी फिल्म अकेदमी से डिग्री भी हासिल की थी। अमन के पिताजी का कपड़ों का केमिकल का बिजनेस था। उसके पिताजी उसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसके हर सपने की कदर करते थे। अमन के पिताजी ने सहमति जताते हुए अमन को मुंबई मूवी डायरेक्टर बनने भेजा था। इसके लिए उन्होंने गोरेमांव गांव में एक पुराना बंगला किराए पर लिया। यह बात जानते थे कि अमन जिसकी बात पर अमन पर लेता है उसे पूरा करके ही रहता है। अमन जब पहली बार मुंबई आया, तब कैब वाले ने उसे उसके रेंट वाले बंगले पर ड्रॉप किया। तब पहली बार अमन ने उस बंगले का नाम और खासियत सुनी। वह टाँके मार के हंसने लगा। टैक्सी वाला बोला, इस बंगले का असली नाम रेम्बो हाउस है और कुछ लोग इसे भूत बंगला भी कहते हैं, क्योंकि कभी कभी रात को बंगले की खिड़की के हर कांच पर 7 रंग चमकते दिखते और एक लड़की छत पर टहलती हुई दिखती है। अमन ने कैब वाले को दूसरे दिन 11 बजे आने को कहा और एडवांस किराया भी दिया। कैब वाले ने जो कुछ कहा वह सब अनसुना करके अमन बंगले में गया। सब सामान सेट करके वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया। अमन जब बाथरूम में आईने के सामने अपना चेहरा साफ कर रहा था, उसे लगा कि उसके कान में धीरे से किसी ने कुछ कहा, पर उसने उस आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया। उसे लगा कि लंबी रेल यात्रा करने से उसे ऐसा आभास हो रहा है। उसने फ्रेश होकर थर्मस में लाई कॉफ़ी पी और हाउसकीपिंग वर्क एजेंसी को कॉल किया। उसने जो एक नौकर के लिए बात की थी वह कब तक आने वाला है। एजेंट बोला कि कोई भी स्थानीय व्यक्ति उस बंगले में काम करने के लिए राजी नहीं है। लोगों का मानना है कि उस घर में एक लड़की की आत्मा रहती है। अमन बोला, अगर स्थानीय लोगों में से कोई तैयार नहीं है तो फिर शहर के बाहर से बुलाओ, पर कुछ भी करके एक नौकर का इंतज़ाम करो। एजेंट ने 2 दिनों का समय मांगा और फ़ोन रख दिया। अमन रेल यात्रा से काफ़ी थक चुका था। उसने साथ ले आए हुए सैंडविच खाए, सोफे पर वही लेट गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना छत पर थोड़ा टहल के ताज़ी हवा का आनंद लिया जाए। फिर वह छत की तरफ निकल पड़ा। उसे उसके खुद के कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की आवाज़ साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। अब अमन को महसूस होने लगा कि बंगले में वह अकेला नहीं है। अमन बचपन से दृढ़ संकल्प ईश्वर पर पक्की आस्था रखने वाला था, इसलिए वह आज तक कोई भी काम अधूरा छोड़कर नहीं भागा था। वह निडर था। इस बार भी उसने अपने मन को पक्का कर लिया और छत की ओर बढ़ता रहा। छत पर पहुंचने के बाद उसने माँ को एक फ़ोन करके अपने खुशहाली की खबर दी। छत से शहर को निहारने लगा। उसने महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़ के देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर टहलने के बाद वह बेडरूम में जाके नींद में लीन हो गया। आधी रात के बाद नींद से उसे किसी लड़की के रोने की आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ उसके बेड के नज़दीक से आ रही थी, पर नींद और थकावट की वजह से वह रजाई में दुबका रहा। दूसरे दिन सुबह कैब वाले ने उसे 10:30 बजे कॉल किया। कहा, सर, आपने मुझे 11 बजे पिक करने के लिए कहा था, क्या आप तैयार हैं? अमन ने घड़ी देखने के कहा, आ जाओ, मैं फटाफट तैयार होता हूँ। अमन वक्त का पाबंद था। उसने 12 बजे तक एक डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंचना था, इसलिए जल्दी से तैयार हो गया। वह आश्चर्य से देख रहा था। उसने पूछा कि क्या आपको ठीक से नींद आई? अमन साहब बोला, बहुत बढ़िया नींद। डायरेक्टर से मिलने वाले डॉक्टर ने अमन को पर्सनैलिटी से काफ़ी इम्प्रेस और उसे अपना असिस्टेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट कर लिया। पहले दिन मिलने वाली सफलता से अमन काफ़ी खुश था। रात का खाना खा के वह जब घर पहुंचा, घर को देख के हैरान हुआ। जल्दबाजी में वह जैसा घर छोड़ के गया था वह वैसा नहीं था। घर में बहुत तब्दीलियाँ थी। बाथरूम के गंदे कपड़े भी धो के बालकनी में सूखने के लिए रखे थे। चाय के बर्तन और कप भी साफ थे। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो वह ऑफिस से आने के बाद करने वाला था। उसने सोफे पर बैठकर थोड़ी देर सोचा कि यहाँ जो कोई भी अमानवीय शक्ति उसका बर्ताव दोस्ताना, उसने ये तो साबित कर दिया। इसके बारे में सोचते अमन सोने चला गया। उसको नींद नहीं आ रही थी। फिर वह आंख बंद करके लेटा रहा। अचानक उसे बेडरूम में किसी का होने का एहसास हुआ। फिर वे रोने की आवाज़ आई। बिस्तर में उठकर बैठा, अपने आसपास नजर डाली। कहाँ, आप क्यों रो रही है? उसने हिम्मत करके पूछा।
कहा, मुझे तो पता चला कि आप किसी को नुकसान पहुंचाने वालों में से नहीं हो। कौन हो आप? उस रोने की आवाज़ में एकदम से ब्रेक लगा और फिर वह बोली कि मैं पीड़ित आत्मा हूँ जिसका कोई हमदर्दी नहीं रखना चाहता, जो 20 सालों से इस बंगले में कैद है, जो भी इस बंगले में आता है एक रात से ज़्यादा टिक नहीं पाता। तुम पहले इंसान हो जो यहाँ टिके हो, वरना मेरी फरियाद बिना सुने इंसान भाग जाता है। अमन की उसकी बातें गौर से सुनने लगा। उस आत्मा की बात खत्म होने के बाद अमन बोला, आप मुझसे बात कर सकती है, मैं आपकी मदद अवश्य करूँगा। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक होगा। मेरा नाम अमन है, आपका नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम छाया है। अमन बोला, तो छाया, तुम्हारी हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? तुम इस घर में कैसे कैद हो गई? आत्मा तो कहीं भी आ जा सकती है। उसने कहा, तुम ठीक कह रही हो अमन, पर मेरी हालत के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, मेरा पति है। उसने मुझे भटकती आत्मा की कहानी घर में हमेशा के लिए कैद कर लिया, क्योंकि मरते वक्त मैंने भगवान को साक्षी मानकर ये कसम खाई थी, मैं मरने के बाद भी उससे बदला लेकर रहूँगी। अमन ने कहा, पर यह सब हुआ कैसे? छाया ने अपनी कहानी बताई। वह बोली, इस बंगले का मालिक एक फिल्म प्रोड्यूसर है। मेरी और उसकी मुलाकात एक नेता की बर्थडे पार्टी में हुई। धीरे धीरे उसने मेरे प्यार के मायाजाल में फंसा के मुझसे शादी कर ली। उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई कि मैंने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया। उसने मुझसे शादी करके मेरे खाने में जहर डाल दिया और मुझे दफना कर तड़पा कर मार डाला। वो सास रंगों का जादू मुझे रोक लेता है। तुम्हें मेरी लाश ढूंढ के सारी पट्टियाँ निकाल के जलानी होगी, फिर मैं यहाँ से बाहर निकल के अपना बदला पूरा कर दूंगी, मुझे मुक्ति मिलेगी। अमन बोला, ठीक है छाया, मैं तुम्हारे मदद अवश्य करूँगा, मुझे थोड़ा समय दो। वो बोली, तुम ये काम चुपके से करो, मेरे पति की यहाँ बहुत से खबरी और दोस्त है। अमन ने कहा, ज़रूर। उसके बाद अमन सो गया, वो भी छाया भी खामोश हो गई। अमन ने कॉफ़ी पीने के बाद सुबह के नित्यकर्म निपटा लिया, गार्डन में टहलने लगा। वह सोचते हुए गौर से निरीक्षण कर रहा था कि तांत्रिक और बंगले के मालिक ने छाया की लाश कहाँ छुपाई होगी। पूरे गार्डन में 2 बार चक्कर लगाकर कोई अलग या निशान वाली जगह उसकी नज़र में नहीं आई। बाद में वह नहाने चला गया। नहाने के बाद उसके लिए टेबल पर नाश्ता भी तैयार था। थैंक यू छाया। छाया बोली, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। इस समय 3 दिन गुजर गए, उसे सब जगह नहीं मिल रही थी। 4 दिन में सुबह गार्डन में टहल रहा था। उसका ध्यान एक जगह पे आकर्षित गया जो कि ठीक बंगले के पीछे थी। पूरे गार्डन के फूल मुरझाते हुए, मगर उस जगह के फूल वैसे कि वैसे ही थे। उसने उस जगह पर जाके देखा, वह फूल किसी अलग ही जाति के थे, मुरझाते नहीं थे। वह समझ गया कि वो यहीं पे दफनाएगी। उसने 1:30 बजे रात को छाया को आवाज़ दी, कहा कि तुम्हारी कैद आज खत्म होगी। छाया ने पूछा, कहाँ है वह जगह? अमन बोली, बंगले के ठीक पीछे है। अमन ने समय बर्बाद नहीं किया और स्टील बॉक्स में सभी पट्टियाँ डाल के जला दी। पट्टियाँ जैसे ही जल रही थी, लाश वैसे वैसे गल रही थी। पट्टियाँ पूरी तरह नष्ट होने के बाद लाश की तरफ देखा तो लाश भी राख बन के उठ चुकी थी। उसी जगह अमन ने फूलों के प्लांट्स लगा दिए। घर के अंदर चला गया। उसने छाया को आवाज़ दी, पर उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। फिर वह सो गया। सुबह जब आँख खुली तब उसने टेबल की तरफ देखा। टेबल पर चाय का कप नहीं था। फिर रोज़ की तरह वह ऑफिस चला गया। शाम को जब वह घर वापस आया तब मेज़ पर गर्म कॉफ़ी मग इसका इंतज़ार कर रहा था। वह चेहरे पर मुस्कान आई। उसने खुशी से छाया को आवाज़ लगाई। इस बार छाया उसका असली रूप में सामने आई और अमन को धन्यवाद दिया, कहा कि उसे उसका बदला पूरा कर लिया है। आज पूर्णिमा की रात उसे मुक्ति मिलेगी। फिर अमन ने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। छाया 7 रंगों के जादू से हमेशा के लिए आज़ाद हो गई। अमन के कान में उसने आखिरी शब्द बोले थे, ईश्वर तुम्हारे सपने पूरे करेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप ये मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप मुझको कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज दीजिए। मेरे इंस्टाग्राम आईडी अनिल सारस्वत 2021।